तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। आपको इन इक्वेशन को देख के ये बताना है इनकी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं 5 मिनट के अंदर प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको रिवाइज करा देता हूँ। ध्यान से देखिए, आपके राइट साइड में यहाँ पे एक चिट नोट खोल लेता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तब हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा फ्रॉम द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इसको कंपेयर करके a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आप ये देखोगे कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है। अगर केस 1 सेटिस्फाई हो रहा है, जिसके लिए कंडीशन है हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तो आप कहोगे आपकी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उस केस में आपको ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, या कह लो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मगर सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट इक्वेशन वो होती हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। क्लियर, समझ गए। फिर आपको देखना होगा केस 2 सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चों, a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2, तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो आप कहोगे जो आपकी लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं, और अगर कोइंसिडेंट है तो उस केस में आपको मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, या कह लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। मगर सॉल्यूशन मिलेगा तो, हाँ या ना, चाहे एक सॉल्यूशन मिले चाहे 2 सॉल्यूशन मिले। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर, समझ गए बच्चों। अगर केस 3 सेटिस्फाई हो रहा है, जिसके लिए कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो आप कहोगे आपकी पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उस केस में नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ऐसी इक्वेशन जिनमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है हम उन इक्वेशंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइंस के केस में आपको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। क्लियर, और इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन के केस में सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए वो क्या है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। क्लियर, समझ गए, पक्का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंपेयर करते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पक्का, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चिट नोट हटा लेते हैं अपनी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहां से कह सकते हैं आपकी जो सबसे पहली इक्वेशन है बच्चों, क्या 5x माइनस 4y प्लस 8 इजुकल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। सेकंड इक्वेशन को जो आप देख रहे हो यहाँ पे उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजुकल्स टू 0। क्लियर बच्चों, पक्का। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टेबल बना लेनी है इस तरह की, जो मैं आपके सामने पहले से ही बना के लिख देता हूँ, जिसमें आप देख रहे हो इस टेबल में एक तरफ लिखा है a1 बाई a2, इसी तरह लिखा है इधर b1 बाई b2, इसी तरह लिखा है c1 बाई c2। ये तीनों रेशियोज आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। क्लियर, समझ गए बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे a1 क्या होता है, तो बच्चों a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये रही, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, वेरिएबल x ये हो गया, उसके आगे जो भी लिखा है नंबर वही कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यानी a1 की वैल्यू 5 हो जाएगी बच्चों। क्लियर, तो यहाँ पे आप कह सकते हो a1 की वैल्यू कितनी रख देनी है, 5 रख देनी है। अपॉन में क्या है बच्चों, a2 है। मैं अगर आपसे पूछूं a2 क्या होता है, तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई बच्चों, और इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल x ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, 7।
तो A2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों। तो A2 की जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक, तो आपने यहाँ पे A1/A2 रेशियो निकाल लिया है सबसे पहले। फिर आपको देखना है यहाँ पे B1 क्या होगा। B1 क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, -4 बच्चों, विथ साइन देखना है। तो B1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा बच्चों। अपॉन B2। अगर मैं आपसे पूछूं B2 क्या होगा, तो भैया B2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो y वेरिएबल ये हो गया सेकंड इक्वेशन का, और उसके आगे जो कोफिशिएंट लिखा है 6 है बच्चों, तो B2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 रख देते हैं। क्लियर, समझ गए। अब B1/B2 जो आया है, क्या आया है, -4/6 आया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे बच्चों। इसको ले जाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो B1/B2 सॉल्व करोगे बच्चों, कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह C1/C2 निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं C1 क्या है, तो C1 होता है कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, और उसका कांस्टेंट क्या है बच्चों, 8 है। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 8 रख देंगे। अपॉन में C2 है। C2 क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ, नहीं, कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये रही बच्चों, उसमें कांस्टेंट क्या है बच्चों, -9 दिख रहा है हमको, विथ साइन रखना है। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू -9 रख देंगे। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो A1/A2 कितना आ रहा है बच्चों, 5/7 आ रहा है, और B1/B2 कितना आ रहा है, -2/3 आ रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। क्लियर, इस बात को लिखिए। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे आप लिखोगे 5/7 नॉट इक्वल है -2/3 के। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। 5/7 क्या है, ये हमारा रेशियो कौन सा है, A1/A2 ही तो है। तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या, 5/7 की जगह A1/A2 लिख सकते हैं। और ये नॉट इक्वल है किसके, -2/3 के। तो -2/3 बच्चों क्या है यहाँ पे आपका, B1/B2 है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, B1/B2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है। क्लियर। तो आपको मैंने क्या बताया था, उस केस में आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर, समझ गए बच्चों। देयरफॉर यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। मान लीजिए क्वेश्चन में ये भी पूछे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो हाँ भाई कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर, वैसे पूछा तो नहीं था, सिर्फ इतना पूछा था कि भाई पैरेलल लाइंस होंगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी कि कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो आपने अभी जस्ट देखा था, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर, समझ गए। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी यही करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वो बॉक्स बना लेंगे जिसमें हमारे क्या हैं, रेशियोज हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बच्चों A1 कितना होगा, तो देखिए A1 निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ये हमारी जो पहली इक्वेशन दिख रही है 9x + 3y + 12 = 0, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 18x + 6y + 24 = 0, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे A1 क्या होता है, तो A1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये रही, उसमें जो वेरिएबल x है उसके आगे जो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, यानी 9 = A1 हो जाएगा। तो A1 की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, आप यहाँ पे 9 लिख सकते हो, अपॉन A2।
A2 कितना हो जाएगा बच्चों, A2 होता है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये हो गई, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा सेकंड इक्वेशन के लिए, 18 हो जाएगा, यानी A2 इक्वल्स टू 18 रख देना है। तो A2 की जगह यहाँ पे 18 रख देंगे। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए 9/18 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1 जा और ये जाएगा 2 जा, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर, तो आप देख सकते हो A1/A2 कितना आ गया है, 1/2 आ गया है, समझ गए। इसी तरह आपको यहाँ पे B1 भी निकालना पड़ेगा। तो B1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, उसका वेरिएबल बच्चों y ये रहा, उसके आगे जो कोफिशिएंट दिख रहा है 3, वही हो जाएगा B1 की वैल्यू। तो B1 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, B2 है, तो B2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का y ये रहा, उसके आगे जो कोफिशिएंट लिखा है 6, वही हो जाएगा B2। तो B2 इक्वल्स टू 6 रख देंगे बच्चों यहाँ पे। क्लियर, फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो यहाँ भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है बच्चों, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे C1 भी निकालना पड़ेगा। C1 क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आपका कांस्टेंट हो गया 12, तो C1 की वैल्यू 12 रख देनी है। अपॉन C2, C2 क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है बच्चों, 24 है, तो C2 की वैल्यू यहाँ पे 24 रख देंगे। इसको सॉल्व करोगे, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो A1/A2 हाफ आ रहा है, B1/B2 भी हाफ आ रहा है, C1/C2 भी हाफ आ रहा है। इसका मतलब है तीनों रेशियो इक्वल हैं, हाँ या ना। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो A1, बोलिए हाफ, बोलिए 1/2 इक्वल्स टू 1/2 है, इक्वल्स टू 1/2 है, तीनों रेशियो इक्वल हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, छी क्या हो गया, A1/A2 किसके इक्वल है, B1/B2 के, और यहाँ पे आप देख रहे हो वही किसके इक्वल है, C1/C2 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगर ऐसा होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो उस केस में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्लियर, तो यहाँ पे आप कहोगे देयरफॉर आपकी जो लाइन्स है बच्चों वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। पक्का समझ गए बच्चों, नहीं है विश्वास तो देख लीजिए चिट नोट में, मैंने आपको बताया था अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं, देखिए अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो आप कहोगे कोइंसिडेंट लाइंस हैं। क्लियर, समझ गए बच्चों, पक्का, चलिए बहुत सही। तो यहाँ पे आप कहोगे आपकी कौन सी लाइंस हैं, एक सेकेंड, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है। और कोइंसिडेंट लाइन होगी तो याद रखना उस केस में इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, यानी इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। वैसे पूछा नहीं है, अगर पूछता तो यहीं पे बता भी देते, हाँ यस दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑल्सो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। इसमें हमारी पहली इक्वेशन गिवन है बच्चों 6x - 3y + 10 = 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इसी तरह हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही डिब्बा बना लेंगे अपना बॉक्स, ठीक बच्चों, एक बॉक्स बना लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कंपेयर करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन सी लाइंस हैं आपकी। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं बच्चों। A1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x ये हो गया वेरिएबल, उसके आगे कोफिशिएंट लिखा है 6, यानी A1 की वैल्यू हो जाएगी 6 बच्चों, रख देते हैं यहाँ पे। अपॉन A2 है बच्चों, A2 क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट होता है x का वही हो जाएगा A2, तो A2 = 2 हो जाएगा। तो A2 की जगह यहाँ पे 2 रख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे जाएगा 1 जा
और ये जाएगा 3 ज़ा, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। समझ गए। इसके बाद आपको b1 निकालना पड़ेगा। b1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y वेरिएबल ये रहा, उसके आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा है -3, वही आपका b1 हो जाएगा। तो b1 की वैल्यू क्या रखनी है आपको, यहाँ पे -3 रखनी है अपॉन b2। b2 की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, b2 यानी कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल y ये रहा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं बच्चों। तो y के आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, -1, यही आपका b2 हो जाएगा। तो b2 की वैल्यू क्या रख दोगे, -1 रख दोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो क्या होगा, यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो एक ही बार में। देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे C1 निकालना पड़ेगा। C1 होता है कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट ये हो गया 10, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू 10 रख देनी है। अपॉन में C2 रखनी है। C2 क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट 9 हो गया, C2 की वैल्यू यहाँ पे 9 रख देते हैं। क्लियर बच्चों, समझ गए पक्का। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, a1/a2 कितना आ रहा है, 3/1 आ रहा है। b1/b2 कितना आ रहा है, 3/1 आ रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि 3/1 दोनों तरफ मिल रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए यहाँ पे 10/9 आ रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, सबसे पहले लिखो क्या, a1/a2 का रेशियो आया 3/1, b1/b2 का रेशियो आया 3/1। ये दोनों तो इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल टू किसके दिख रहा है, 10/9 यानी c1/c2 के नॉट इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप कह सकते हो कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 बच्चों। क्लियर, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 3/1 क्या था भैया, a1/a2 था, यहाँ लिख दिया उसकी जगह। समझ रहे हो। इसी तरह 3/1 ये भी था आपका b1/b2, उसको भी लिख दिया उसकी जगह। इसी तरह 10/9 क्या था, c1/c2 था, उसको नीचे लिख दिया। तो आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर हुई बात नहीं, पक्का। तो इस केस में क्या होगा, उस केस में आप कहोगे आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल है। नहीं विश्वास है, चिट नोट में देख लो, चिट नोट खोल दिया आपके सामने, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में पैरेलल लाइंस। समझ गए। अच्छा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो देयरफॉर आपकी जो लाइंस हैं बच्चों वो पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, पक्का समझ गए। अच्छा, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। तो सबसे पहले आपको वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, टेबल बना दी है। अब इस टेबल में जो भी वैल्यूज़ हैं a1 b1 c1 c2 की रख दीजिए और रेशियोज़ को कंपेयर करके देखिए। तो यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछता है a1 क्या होगा बच्चों, a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। तो भैया हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, जो लिखिए क्या, 3x + 2y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। फिर इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है यहाँ पे, बोलिए बच्चों, 2x - 3y इक्वल्स टू 7 बच्चों। क्लियर। a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, x के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वो क्या है, 3 है। तो भैया a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। अपॉन में क्या है, a2 है।
A2 क्या होता है बच्चों, बोलिए। अगर मैं आपसे पूछूं A2 क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल x ये रहा, उसके आगे जो कोफिशिएंट लिखा है 2, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ रख देते हैं, तो 3/2 आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे बोलोगे B1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो B1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल y ये रहा, उसके आगे जो कोफिशिएंट लिखा है 2, वही हो जाएगा B1। तो B1 की जगह यहाँ पे 2 रख देते हैं। फिर अपॉन में B2 है, B2 कितना होगा बच्चों, बताइए। उसके लिए आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में y के आगे क्या लिखा है, -3 लिखा है, तो यही हो जाएगा B2 की वैल्यू। तो B2 की वैल्यू क्या रख दोगे, -3 रख दोगे। क्लियर, समझ गए। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं C1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन कितना है, 5 है बच्चों, तो C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अपॉन में क्या है C2, C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन क्या है, 7 है, तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर, समझ गए, पक्का। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, A1/A2 कितना आया है, 3/2 आया है। B1/B2 कितना आया है, -2/3 आया है। और C1/C2 कितना आया, 5/7 आया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है, तीनों के तीनों रेशियो इक्वल नहीं मिल रहे, हाँ या ना। कोई भी रेशियोज इक्वल नहीं है, या ये कह लो कि भैया A1/A2 कितना मिला, 3/2 मिला है, और B1/B2 कितना मिला है, 2/3 मिला है माइनस का। तो भैया ये दोनों रेशियो इक्वल ही नहीं है, हाँ या ना। कैसे इक्वल नहीं, देखिए बच्चों, एक रेशियो आपको मिला है 3/2 मिला है, जो कि नॉट इक्वल है किसके, 2/3 के, -2/3 के नॉट इक्वल है, हाँ या ना। 3/2 क्या है बच्चों, यही आपका A1/A2 है। A1/A2 जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू मिल रहा है B1/B2 के, हाँ या ना बच्चों। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा होता है तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, आपकी जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और साथ ही साथ कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर, समझ गए बच्चों। क्वेश्चन में आपसे पूछा था आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन किसका पॉसिबल होता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन के केस में, तो वो दोनों कंसिस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देयरफॉर यहाँ पे आप कह सकते हो जो आपकी लाइंस है बच्चों वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, यानी एक्स एंड वाई जो भी वेरिएबल है उस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। समझ गए, पक्का। कंसिस्टेंट इक्वेशन पूरा लिखना चाहो लिख लो, समझ गए। अब आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। हमें यहाँ पे एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन है। पहली इक्वेशन है 2x - 3y = 8 बच्चों। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ पे गिवन है 4x - 6y = 9। इस इक्वेशन को हमने एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ पे वही टेबल बना लेनी है रेशियोज वाली। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, A1 की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो A1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। तो x ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो A1 की वैल्यू क्या रख देना, 2 रख देना। अपॉन में A2 है, A2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 4 बच्चों, समझ गए। इसी तरह आपको यहाँ पे B1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो B1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का y ये रहा, सॉरी, B1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल y ये रहा, उसके आगे जो भी कोफिशिएंट दिख रहा है -3, तो B1 की वैल्यू -3 रख देनी है विद साइन। अपॉन B2, B2 की वैल्यू बच्चों कितनी है जल्दी बताइए,
B2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकंड इक्वेशन। y ये रहा सेकंड इक्वेशन का, और उसके आगे कोफिशिएंट लिखा है -6, तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। क्लियर, समझ गए। अच्छा, इसके बाद C1 क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन फर्स्ट, कितना है बच्चों, 8 है, तो यहाँ पे C1 की वैल्यू 8 रख देनी है। अपॉन में क्या है बच्चों, C2 है, C2 क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन, जो कि 9 है, तो 9 किसके बराबर होगा, C2 के बराबर होगा। क्लियर, समझ गए। फिर इसको सिंप्लीफाई भी करिए, A1/A2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, कितना आ जाएगा, A1/A2 1/2 आ जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हो B1/B2 कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए ऊपर 3 लिखा है, नीचे 6 लिखा है, माइनस माइनस पहले कैंसिल कर दो, 3 1 जा और जाएगा 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, समझ गए। फिर आप देखिए C1/C2 सिंप्लीफाई नहीं होगा, इतना ही पे रहेगा। क्लियर, तो आप देख सकते हो A1/A2 कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, B1/B2 1/2 आ रहा है, C1/C2 8/9 आ रहा है। क्लियर, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 1/2 इक्वल है किसके, 1/2 के, अच्छा, बट नॉट इक्वल टू किसके हैं, 8/9 के। दो रेशियोज तो सेम आ रहे हैं, बट एक रेशियो इक्वल नहीं मिल रहा है। अच्छा, 1/2 क्या है बच्चों आपका यहाँ पे, A1/A2 है, जो कि किसके इक्वल है, हाफ के, और हाफ भी क्या है फिर से, B1/B2 के। बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1/C2 के। क्लियर, समझ गए, पक्का, बोलिए बच्चों। क्लियर, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा होता है तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, आपकी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस होंगी तो उस केस में आप क्या कहोगे, सबसे पहले लिख लेते हैं, देयरफॉर आपकी जो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस होंगी तो उस केस में वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इनकंसिस्टेंट हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। समझ गए बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों। इसमें आपके सामने सबसे पहले इक्वेशन लिखी है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। सेकेंड इक्वेशन आपके सामने लिखी है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। फिर आपको उसी की टेबल बना लेनी है सबसे पहले, फिर इस टेबल में A1/A2 B1/B2 C1/C2 रखना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए A1 कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, कितना है बच्चों यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन 3/2 है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी रखनी है, 3/2 रखनी है। डिवाइड में क्या है, A2 भी है, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकंड इक्वेशन जो क्या है 9 है बच्चों, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे 9 रख देनी है। समझ गए, क्लियर। फिर इसको सिंप्लीफाई भी करिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 3/2 लिखा है और अपॉन में 9 लिखा है, 9 नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 3 जा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/6। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे A1/A2 कितना आ जाएगा, लास्ट में 1/6 आ जाएगा। क्लियर, ठीक, इसको रब कर देते हैं फर्जी की चीज़ें। फिर इसी तरह आप B1/B2 भी निकालोगे बच्चों। B1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y के आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है, 5/3, यही हो जाएगा B1 की वैल्यू। B1 कितना रख दिए, 5/3 रख दिए। फिर यहाँ पे आप कहोगे B2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -10 है, y के आगे क्या लिखा है, -10, यही हो जाएगा B2। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, पक्का। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 है, डिवाइड में 10 है माइनस का, इसको सिंप्लीफाई करोगे जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो डिवाइड में क्या बन रहा है बच्चों, 1/6 हो रहा है,
यहाँ बोलोगे b1/b2 कितना आ गया है, 1/6 आ गया है, बट माइनस का 1/6 आया है। क्लियर, पक्का। फिर इसको मिटा लेते हैं। इसी तरह C1 क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7, तो C1 की वैल्यू कितनी रखनी है 7 रखनी है, अपॉन C2 क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन यानी 14, तो 7/14 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा 1/2 बच्चों। क्लियर, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो A1/A2 आ रहा है 1/6, B1/B2 आ रहा है -1/6, जो कि नॉन इक्वल टू है। देखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि एक आ रहा है प्लस का 1/6, एक आ रहा है माइनस का 1/6, इसलिए नॉट इक्वल है। क्लियर, और साथ ही साथ क्लियर, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो 1/6 क्या है, नॉट इक्वल है किसके, -1/6 के। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये दोनों नॉट इक्वल है तो इसलिए काट दिए। समझ गए, पक्का। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, बोलिए 1/6 क्या है प्लस वाला, वही आपका A1/A2 है, जो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है B1/B2 के। समझ गए, देयरफॉर यहाँ पे आप कह सकते हो अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उस केस में क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। क्लियर, समझ गए, पक्का। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है पहली इक्वेशन हमको यहाँ पे गिवन है 5x - 3y = 11। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। इसी तरह हमको दूसरी इक्वेशन गिवन है -10x + 6y = -21। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। क्लियर, समझ गए। अच्छा, फिर इसके बाद आपको वाली टेबल बनानी पड़ेगी जैसे मैंने भी बनाई थी। यहाँ पे आप बोल सकते हो A1 क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, जो कितना है 5 है, तो A1 की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे 5 रख देनी है, अपॉन A2 कितना है बच्चों यहाँ पे जल्दी बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकंड इक्वेशन जो -10 है, तो A2 की वैल्यू -10 रख देते हैं। अब मैं पूछूं B1 कितना है बच्चों, तो B1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, तो y ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है -3 लिखा है, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी, अपॉन B2 कितना हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकंड इक्वेशन जो कितना है 6 है, तो B2 कितना हो गया 6 रख देंगे। क्लियर, C1 क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन जो कितना 11 है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 11 हो जाएगी, अपॉन C2 क्या होता है, कांस्टेंट फॉर द सेकंड इक्वेशन जो आपका -22 है बच्चों, तो C2 की वैल्यू यहाँ पे -22 रख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे A1/A2 सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, ये जाएगा 1 ज़ा, ये जाएगा 2 ज़ा, तो -12 यहाँ पे आ रहा है बच्चों। ठीक, इसी तरह यहाँ पे आप कहोगे = में देखिए B1/B2 कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा, और ये जाएगा 2 ज़ा, तो यहाँ पे -12 आ रहा है B1/B2 भी। और यहाँ पे देखिए C1/C2 कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे देखिए 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22 होता है। क्लियर, तो जैसा कि आप देख रहे हो A1/A2 -12 आ रहा है, B1/B2 भी -1/2 आ रहा है, C1/C2 भी -1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब है तीनों रेशियो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं -1/2 तीनों रेशियोज इक्वल हैं, -1/2 ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, इक्वल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है, ऐसा केस मिलता है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था आपकी कौन सी लाइंस होंगी बच्चों, उस केस में आपके पास कौन सी लाइंस होंगी, बोलिए
कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर, कोइंसिडेंट इक्वेशन होगी, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर, और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन के केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, मगर मिलते तो हैं, तो आप कहोगे कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। क्या, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। क्लियर, पक्का पक्का। इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट हो लाइन, उस केस में कंसिस्टेंट इक्वेशन मिलती है। पैरेलल के केस में ही आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है इक्वेशंस का, और आप कहोगे आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं पैरेलल के केस में। तो आइए बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हमसे क्या कह रहा है। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको गिवन है। पहली इक्वेशन गिवन है 4/3x + 2y = 8। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। दूसरी इक्वेशन हमको गिवन है 2x + 3y = 12 बच्चों। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। फिर इसके बाद आप यहाँ पे टेबल बना लोगे इस तरह जैसे हमने पहले बनाई थी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आपसे पूछूं A1 क्या होता है, कोफिशिएंट फॉर द वेरिएबल x फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, जो हो जाएगा कितना, x के आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4/3 है, तो A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/3 रख देनी है। अपॉन में क्या है A2। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं A2 क्या हो जाएगा, तो A2 होता है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर द सेकंड इक्वेशन, जो कितना है हमको यहाँ पे गिवन 2, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4/3 और डिवाइड में ही 2 लिखा है, 2 1 जा ऐसे जाएगा, फिर ऊपर 2 हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो यहाँ पे A1/A2 कितना आ रहा है ओवरऑल सॉल्व करने पे बच्चों, 2/3 आ रहा है। फिर इस तरफ वर्क को मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, B1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। B1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट 2 लिखा है, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 रख देनी है। अपॉन में क्या है B2 है, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ y फॉर द सेकंड इक्वेशन, जो कितना है 3, तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 रख देनी है। इसी तरह यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे C1 कितना है, तो C1 होता है कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट इक्वेशन जो 8 है, तो C1 की वैल्यू 8 रख देनी है। अपॉन में क्या है बच्चों, C2 है, C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 12 हो जाएगी, तो रख दिया 12 बच्चों। C1/C2 को सिंप्लीफाई करोगे जाएगा 1 जा, ये जाएगा नहीं, ये जाएगा आपसे 4 से ले जाओ तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा बच्चों 3, तो कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो A1/A2 हमारा 2/3 आ रहा है, B1/B2 भी 2/3 आ रहा है, C1/C2 भी 2/3 आ रहा है, तीनों रेशियो इक्वल हैं। क्लियर, क्या 2/3 2/3 2/3, ठीक है। और ये है क्या A1/A2 इक्वल्स टू मिल रहा है B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तीनों रेशियो इक्वल मिलते हैं, तो उस केस में हम कह देंगे हमारी जो लाइंस हैं वो क्या हैं, वो हमारी लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। देयरफॉर यहाँ पे आप क्या बोलोगे बच्चों, आपकी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। और अगर आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलती है तो उस केस में आपको पता है मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मगर सॉल्यूशन मिलेगा जरूर, तो आप क्या बोलोगे उन इक्वेशंस को, कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, समझ गए। तो देखते हैं कोई और पार्ट भी बचा नहीं। तो इस एक्सरसाइज में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, सी यू।